तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 9 के हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान की चर्चा कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें भूमिका को देखेंगे। सबसे पहले भूमिका में हमें ये लिखना है कि हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जाता है। देखिए, हिंदी कहानी का जो विकास हुआ उसमें प्रेमचंद का योगदान सबसे ज़्यादा है और प्रेमचंद को हिंदी कहानी का शिल्पकार तथा उपन्यास सम्राट कहा भी जाता है। उन्होंने कहानी को केवल मनोरंजन या कल्पना का माध्यम न रखकर समाज के यथार्थ और जीवन संघर्षों का दर्पण भी बना दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, कहानी को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा बल्कि समाज के जो सच्चाई है, जीवन के जो संघर्ष है, वो सारी चीज़ें कहानियों में देखने को मिला। उनकी कहानियों ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, नया दृष्टिकोण और समाज चेतना की प्रदान की। समाज में जो चेतना होनी चाहिए, जो सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने प्रदान की। और प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानी भावुकता, आदर्शवाद और रोमांटिक कल्पना पर आधारित थी। प्रेमचंद का जो युग था उससे पहले जो कहानी थी वो भावुकता थी, उसमें इमोशनल चीज़ें थी, आदर्शवाद भी था और रोमांटिक जो कल्पना पर आधारित होती थी वो सारी चीज़ें थी। परंतु उन्होंने उसमें यथार्थवाद, सामाजिक संघर्ष और मानवीय संवेदना का भी समावेश कर दिया प्रेमचंद ने आकर। तो सबसे पहले हम लोग पहला बिंदु देखेंगे जिसमें कहानी को यथार्थ की भूमि पर स्थापित किया। देखिए, यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई। तो प्रेमचंद से पहले की जो कहानियां थी, हिंदी कहानियां, वो मुख्यतः कल्पना, चमत्कार और मनोरंजन पर केंद्रित थी। मतलब जादू वाली कहानियां ज़्यादातर होती थी। प्रेमचंद ने कहानी को यथार्थ जीवन की भूमि पर उतारा। उन्होंने समाज के गरीब, शोषित, किसान, मजदूर और निम्न वर्ग के जीवन को कहानियों का केंद्र बनाया। जैसा कि हम लोग जब कहानी पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद की, तो उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उनकी कहानियों में गोदान, कफन, पूस की रात जैसी रचनाएं जीवन के कटु यथार्थ को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। बहुत ही मार्मिक कहानियां होती हैं प्रेमचंद की। दूसरा नंबर बिंदु है सामाजिक चेतना का उन्होंने संचार किया, मतलब लोगों में फैलाया। तो प्रेमचंद ने कहानी को समाज सुधार का सशक्त उपकरण भी बना दिया। उनकी कहानियां केवल कथा नहीं रही बल्कि उसमें समाज में फैली विषमता, अन्याय, शोषण और असमानता के खिलाफ आवाज़ थी। मतलब उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से जो समाज में शोषण हो रहा था, असमानता फैली हुई थी, अन्याय हो रहा था, विषमता थी चारों तरफ, उसमें उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई अपनी कहानियों के माध्यम से। और ऐसी कहानियों का नाम है जैसे कि सदगति, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ जो उनकी है सामाजिक विषमताओं को उजागर करती है और सुधार का संदेश भी देती है हमें कि किस तरह से सुधार भी हो सकती है। और लगभग प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी है। यहाँ पर 2-3 कहानियों का ही नाम लिखा हुआ है। तो नवजागरण की चेतना की अगर बात करें, तीसरे नंबर पर पॉइंट है हमारा। तो प्रेमचंद की कहानियों में भारतीय नवजागरण की लहर दिखाई देती है। वे भारतीय समाज को अंधविश्वास, रूढ़ियों और जातिवाद से मुक्त देखना चाहते थे। भारतीय जो समाज है उसे ये सब से, इन तीनों से, अंधविश्वास से, रूढ़ियों से, रूढ़ियों का मतलब होता है जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उससे, और जातिवाद से मुक्त देखना चाहते थे। उनकी रचनाओं में व्यक्ति की चेतना जागृत होती है और समाज में परिवर्तन की प्रेरणा भी मिलती है। चौथा नंबर है कहानी की संरचना में कलात्मक अनुशासन। देखिए, प्रेमचंद ने कहानी की जो रचना शैली है उसमें संतुलन, संगठन और उद्देश्य परकता लाई है। उनकी कहानियों में प्रारंभ, मध्य और अंत का अनुशासन होता है। इन्होंने जो कहानियाँ लिखी है उसमें प्रारंभिक जो चीज़ें हैं वो भी दिखाई देती है, मध्य वाली भी दिखाई देती है और अंत भी दिखाई देता है, बहुत ही क्लियर कट। ठीक है, कथा का विकास जो है वो क्रमिक ढंग से होता है, धीरे धीरे उसका कथा का, कहानी का विकास होता है, जिससे कहानी न केवल प्रभावशाली बल्कि सुसंगठित भी बनती है। मतलब कहानी केवल हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती बल्कि वो सुसंगठित और सिस्टमेटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हमें दिखती है कहानी को जब पढ़ते हैं तो। ठीक है, पांचवा नंबर है पात्र चित्रण में यथार्थवाद। प्रेमचंद के पात्र जीवंत और यथार्थ प्रतीत होते हैं। प्रेमचंद के कहानी के जो पात्र हैं वो सभी के सभी जीवंत दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी कहानी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों के सामने ही वो पात्र बैठा है। उनके पात्र समाज के वास्तविक लोग हैं। उनके जो पात्र हैं वो समाज में वास्तविक जो लोग चल रहे थे वो थे, ना कि कोई कल्पना किया हुआ व्यक्ति था। ठीक है, तो घीसू, माधव, हमीद, हल्कू, होरी आदि पात्रों के माध्यम से उन्होंने भारतीय ग्रामीण समाज की आत्मा को व्यक्त किया है। प्रत्येक पात्र परिस्थितियों से जूझता हुआ दिखाई देता है। उनके कहानियों का हर एक पात्र हर एक परिस्थिति से जूझता हुआ दिखाई देता है। 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है भाषा की सादगी और सहजता। प्रेमचंद की भाषा न तो अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ है और न ही अत्यधिक साहित्यिक है, बल्कि यह बोलचाल की सरल और भावप्रवण है। उन्होंने लोक भाषा, लोकोक्ति और मुहावरों का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग किया, जिससे उनकी कहानियां जनता के हृदय तक पहुंची। ठीक है,
और 7वां नंबर है नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण, जिसमें प्रेमचंद की कहानियाँ जो है वो मानवता के आदर्श पर आधारित है। उनमें व्यक्ति और समाज के बीच नैतिक संबंधों की गहराई है। वे हर कहानी में मानवता, करुणा और न्याय की भावना को प्रमुखता देते हैं। ईदगाह में बालक हमीद की का दादी के प्रति प्रेम इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब जब आप पॉइंट को पढ़ेंगे और उसके नीचे जब ये जो डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, जब इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं तो आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, इतने सहज भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। तो 8वां नंबर है कहानी को उद्देश्यपरक बनाना, मतलब कहानी का कोई एक उद्देश्य होना चाहिए, ऐसी उन्होंने कहानी बनाई है। और 7वां नंबर है कि नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण लोगों में जागरूक करने की बात उन्होंने कही थी। तो प्रेमचंद ने 8वां नंबर देख, यहाँ पर सरापा जो है वे कहते हैं कि ना घर से निकलना है, मतलब ना घर छोड़ना है और ना ही जंगल में जाना है, जैसे साधु वगैरह जाते हैं संत लोग। उन्होंने कहा ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी सोच को बदलो और जहां पर हो वहीं पे सच्चाई से रहो। यही जीवन का असली रास्ता है और सीधा रास्ता है। 6ठा नंबर है भोग और त्याग दोनों का भोग और त्याग दोनों का त्याग कर देना है। सिद्ध न तो अत्यधिक भोग चाहते थे और न अत्यधिक त्याग, वे बीच का रास्ता अपनाते थे, मध्य मार्ग जिसको बोलते हैं। संसार में रहो, परिवार में रहो, काम करो, पर मन को आसक्त मत होने दो। उत्पल फूल पानी पर खिला है, पर पानी से गिला नहीं, इसी तरह जियो। ठीक है। देखिए, जो कमल का फूल है वो पानी में ही खिला हुआ है, लेकिन फिर भी पानी से गिला नहीं है, पानी से भीगा नहीं है। ठीक उसी तरह से संसार में रहो, लेकिन संसार में सांसारिक अपना जीवन जीते हुए भी आप अपना कर्म अच्छे तरीके से करते रहिए। यही कहना था हमारे सिद्धों का। अगला है देह और संसार के प्रति सकारात्मक दृष्टि। सिद्ध देह या संसार को नकारते नहीं थे, वे कहते हैं कि जग आनंद से भरा है, नाचो गाओ जियो, देह ही साधना का स्थान है, तीर्थ पीठ उपपीठ सब यही है। इसलिए सिद्ध साहित्य में जीवन विरोध नहीं, जीवन स्वीकार्य है। ठीक है, मतलब सब कुछ है। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे एक बार, अगर रीडिंग भी पढ़ लेते हैं वीडियो को पॉज करके, तब भी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 8वां है जनता की भाषा में साहित्य। सिद्ध संस्कृत और पाली के बड़े विद्वान थे, और उन्होंने अपभ्रंश जैसी जनभाषा को चुना ताकि सीधे जनता तक बात पहुंचे। देखिए, सिद्ध लोग जो थे वो संस्कृत में और पाली भाषा में प्रखंड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपभ्रंश जैसी ब्रज भाषा को, जन भाषा को चुना, अपभ्रंश जैसी भाषा चुना। क्यों? ताकि लोगों को समझा सके कि जो बात उन्होंने कही है, अगर वही शब्द अगर कठिन शब्द संस्कृत शब्द में बोल देते तो लोग नहीं समझ पाते, तो इससे मतलब लोगों का नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने बातें तो सीखी, बातें तो कही, लेकिन कब कहा, किस भाषा में कहा? अति सरल भाषा में कहा, ताकि लोग उसे समझ सके। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे आप लोग अपना टेक्स्ट बुक अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को MHD 5 या फिर जो MHD 17, 19, 18 जो भी मतलब आप लोगों का बुक है, उसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना सरल लैंग्वेज में है कि आप लोगों को सारी चीजें एक ही बार में याद हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर सिद्धों ने भी किया कि लोगों को सरल करके, सहज करके सभी चीजें दी। तो नए छंद जैसे दोहा, चौपाई आदि का प्रयोग भी पहली बार इसी साहित्य में दिखता है। इससे सिद्ध जो है वो जनता के साथ जुड़ पाते हैं। जिस तरह आप इन सहज अर्थों वाले वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ पाते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक उसी तरह से लोग भी, उस समय के लोग भी जो हमारे सिद्ध साहित्य के जो व्यक्ति थे उनके साथ जुड़ पाते थे, सहज भाषा होने के कारण। मिथ्या तपस्या और साधुवाद का विरोध। देखिए, लाखों साधु उस समय सिर्फ दिखावे की तपस्या करते थे, बिल्कुल सही बात है। जैसे राख मलना, नग्न घूमना, बाल उखाड़ना, घंटा बजाना। सिद्ध कहते हैं कि इससे न ज्ञान मिलता है और न ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। असली साधना मन की है और शरीर की नहीं। यह विचार समाज को भ्रम से बाहर लाता है। अगला है हमारा 10 नंबर का, जो कि ज्ञान को अनुभव से जोड़ना। देखिए, सिद्धों की दृष्टि बिल्कुल इहलौकिक थी। वे कहते हैं कि ज्ञान शरीर में ही है, जीवन में ही है, अनुभव में ही है। न स्वर्ग की लालच, न नरक का डर। जनता को जागना है, समझना है और सच में जीना है। यही सामाजिक चेतना का सार है। मतलब इन्होंने कहा कि जो भी हमारे जो हमारे सिद्ध थे उनकी क्या दृष्टि थी कि सिद्धों की जो दृष्टि थी बिल्कुल इहलौकिक थी, मतलब इसी लोक की थी। कि वे कहते हैं कि जो ज्ञान है वो शरीर में है,
जो जीवन है, जीवन भी इसी में है, अनुभव भी इसी में है। तो ना स्वर्ग की लालच है और ना ही हमारे मन में नरक का डर है। तो जनता को जागना है, समझना है और सच में जीना है, यही सामाजिक चेतना का मूल सार है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि सिद्ध साहित्य सिर्फ अध्यात्म नहीं है, वे यह समाज सुधार का आंदोलन है। सिद्धों ने पाखंड, कर्मकांड, जाति भेद, मूढ़ता और अंधविश्वास को ठोकर मारी। उन्होंने जनभाषा, सीधे अनुभव और सहज और जीवन और मध्य मार्ग को अपनाकर कहा कि जीवन को स्वीकार करो, मन को निर्मल रखो, धर्म के जंजाल से बचो, खुद सोचो, खुद जानो। इसलिए सिद्ध साहित्य आज भी जीवंत और क्रांतिकारी लगता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और एक कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़ कर जाएं कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।